70% डन, बाकी नहीं समझ आ रहा। अच्छा ऐसा है। इतना टफ कंसोलिडेशन के क्वेश्चन पहली दफ़ा देगा है। अच्छा 70% डन हो गया। अच्छा सर 0.7 तो प्री एक्विजिशन है, किसने कह दिया प्री एक्विजिशन है 7? जनवरी 2026 है भाई। चलें जी, आई होप आपको ये पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन तो समझ आ गया होगा। सब्सिडरी कौन है? तो उसकी होल्डिंग तो 45% है। हाँ भाई ये तो 45% है ना। हाँ सबसे आखिर में लिखा हुआ है द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ एसएल आर वाइडली डिस्ट्रेस्ड अमंग अनरिलेटेड शेयर होल्डर्स। Under an agreement, PL has the right to appoint 4 of SL's 7 directors and decisions regarding relevant activities are made by a simple majority of the board। यानी इसके पास कंट्रोल है क्योंकि बोर्ड में इसके 4 लोग बैठते हैं। नहीं मैंने उसको बहुत टाइम से दिया हुआ सवाल पहले। अच्छा हाँ सिमिलर टू एतसलात एग्जाम्पल, बिल्कुल ये मेरे जो रियल लाइफ में एतसलात और PDCL वाला सीन है ना ये वही है। और मैंने जब कंसोल शुरू कराया था तब सिखाया था ये कि उसके बोर्ड के ऊपर 7 में से 4 उनके हैं, तो कोई भी एक्टिविटी का डिसीजन लेना होगा तो उन्हीं की चलेगी। तो ये कंट्रोल हासिल हो गया है। हाँ तो गया। तो पहले आपने रीड करना तमीज़ से सवाल कि क्या है। हाँ जी क्या कह रही हैं? हाँ ना आप सॉल्व कराऊंगा ना जानी। ओके तो ये बन चुकी है आपकी सब्सिडरी। अच्छा भाई इन एनी केस हमें ये पता होना चाहिए कि ये खरीदी कब है। तो सर ये खरीदी है जुलाई 2025 को। अब हम बैठे हुए कहाँ पे? 26 में। तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करें, यहाँ पे आप बना लें अनएडजस्टेड P&L। अच्छा चाहे कुछ भी हो कंसोलिडेशन तो 100% होती है, पैसे का बंटवारा आखिर में होता है। तो मैं अगर यहाँ पे आया तो मुझे रेवेन्यू बताते हो दोनों का मिला के 7,300। ये हमारा जानी रेवेन्यू आ गया 7,300। ये लाइन सबसे लास्ट पर थी, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके और 4650 ये आ गया COGS 4650 2650। अच्छा इसके बाद आपके पास आ रही है अदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ये 220 और डिस्ट्रीब्यूशन और ये आ गया 640। और फिर इसके बाद आप आ जाएं फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर जो है 170। अच्छा फिर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमें फिर आखिर में मिलता है इनकम टैक्स 360। ओके अच्छा भाई ये करने के बाद आप देखेंगे कि अब इसमें ऐसा कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो आपस से हैं जो ग्रुप से बाहर से नहीं है, क्योंकि आपस की हटाऊंगा तो बाहर की बचेगी ना। आओ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई जुलाई में 2025 में यानी पिछले साल के बीच में PL ने 45% एक्वायर की हैं ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ SL। देखने में ये एसोसिएट लग रही है बट आखिरी लाइन रीड करूँ तो मुझे पता लगता है कि कंट्रोल आ चुका है बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। और बाकी जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके पास ऐसी वाइड स्प्रेड छोटी छोटी शेयर होल्डिंग है कि वो मिलके भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत लीस्ट लाइकली होता है। अच्छा एट द एक्विजिशन डेट द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड इन द फेयर वैल्यू ऑफ NCI ये दोनों दिया हुआ। अच्छा तो मुझे बताओ अगर मैं गुडविल निकालना चाहूँ तो कंसिडरेशन हमारी है 950
और एनसीआई की फेयर वैल्यू ये कितना है 1300। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट है वो 1020 है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1020 लिखा, तो नीचे कह रहा है हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट है एसएल के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की इंक्लूडेड अ प्लांट जिसकी कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर गई थी फेयर वैल्यू से, मतलब फेयर वैल्यू कम है, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा। सही हो गया? कितने लोगों ने उल्टा किया? सही किया था। यूसा कह रही मैंने, शवन भी कह रहे मैंने। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने अंग्रेजी में ट्विस्ट किया। चलें, एनीवेज, तो ये बात याद रखनी है कि इसमें वैल्यू ज़्यादा नहीं, बल्कि क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी और फेयर वैल्यू कम थी। चलें, तो ये कितना बच गया 960। ये आ गए नेट एसेट्स। आई थिंक इसके अलावा तो कोई नहीं है ना, बल्कि कंटिन्यूअस लायबिलिटी भी है। हाँ 940। अच्छा ओके, अच्छा 940 तो है, पर देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी वगैरह तो नहीं है। हाँ, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया? तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एसएल हैज रिकॉग्नाइज्ड द लायबिलिटी ऑफ। अच्छा, हमारा लॉयर कह रहा है कि इसका द क्लेम वाज 50 मिलियन बेस्ड ऑन द एडवाइस, हमारा लॉयर कह रहा है 30। तो मुझे बताओ, हमने 5 का तो और बुक किया होगा, तो ये भी माइनस होगा। तो अब कितना आ गया 935। सही है, हमारे पास ये आ गए नेट एसेट्स, और ये क्या गया 365 की आ गई आपकी गुडविल। अच्छा, ये गुडविल ग्रॉस गुडविल है। हाँ, इसकी इम्पेयरमेंट बताई हुई है नीचे। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई 25% इम्पेयर्ड है, तो इसका अगर मैं 365 का 25% ले लूँ तो कितना 91.25, ये माइनस हो जाएगी। अब नेट गुडविल जो भी हो उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे यही अमाउंट चाहिए थी क्योंकि हम पीएनएल बना रहे हैं। तो ये अमाउंट क्या आज तक बुक हुई हुई है? नहीं, ये एसिड ही ग्रुप में आता है, तो इसकी इम्पेयरमेंट भी हम ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि होता ही ओवर एंड अबव है। क्योंकि याद करो, मैं इन्वेस्टमेंट को हटाता हूँ, एसेट लायबिलिटी लेके आता हूँ, उसके ऊपर जो होता है वही होता है। ऐसा ही है ना? तो सेपरेट बुक्स में तो ये शामिल ही नहीं होता, तो इसकी इम्पेयरमेंट भी हम शामिल करेंगे क्योंकि एक्सेसिव एसेट को इम्पेयर भी हम ही करेंगे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एडमिन के अंदर, हाँ अच्छा अब सुनना, यहाँ पे जो गुडविल राइजिंग इम्पेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2025, तो क्या करंट ईयर के अंदर कोई इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि हाँ देखो, मैं एज एड बैलेंस शीट बना रहा होता तो आता, बट करंट ईयर में इसका कोई इम्पैक्ट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पिछले साल की रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी आ चुका होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके ऊपर जाके कि पर्टेन्स टू लास्ट ईयर, हैंस हम इसको इग्नोर करेंगे। कोई ऐसा जिसने यहाँ पे इसको टिका दिया? हाँ भाई जल्दी बताओ मेरे बच्चों, कोई ऐसा जिसने इसको यहाँ पे टिका दिया? शवन मना कर रहे हैं, हानिया मना कर रही हैं। ओके, तो ये बात याद रखनी है कि भाई ये पिछले साल की, यानी इसमें से बिला वजह फिर हमने इतनी वर्किंग की है ना, हमें वर्किंग करने की कोई नीड नहीं थी। चलें, हाँ अगर वो ये कहता है कि बैलेंस शीट भी बना के दो तो फिर होता है, क्योंकि वो तो एजेड की बनती है ना, तो एजेड में तो ये लॉस वैसे ही आपने बुक करना होता है क्योंकि सेपरेट बुक्स में इसका 1 रुपया भी शामिल नहीं है। चलें, हमने कहा कि भाई ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया। अच्छा भाई ये लाइबिलिटी वाली बात हो गई। अच्छा फिर आगे, ड्यूरिंग 2026 एसएल रिकॉग्नाइज एडिशनल लाइबिलिटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ रुपीस, इसका क्या करेंगे? इनकम बुक करेंगे। अच्छा, तो उसने एक्सपेंस बुक किया है एडमिन एक्सपेंस में,
मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, और मैं रिवर्स कर दूंगा कितने से, ये है कंटिंजेंट, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरे लिए एक्सपेंस है ही नहीं, मैंने तो गुडविल के पैसे दिए थे, तो मेरी जो कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरी कंसोलिडेटेड बुक्स में पड़ी हुई है, उसको रिवर्स करके मैं क्या बुक कर लूँगा, ताकि इसका इम्पैक्ट क्रॉस ओवर हो जाए, और सिर्फ ये बचे कि भाई गुडविल के अगेंस्ट में पैसे हैं। क्लियर है? पक्की बात है ऑनलाइन वाले, जल्दी बताओ। ये एक बेसिक बात जल्दी से जानी, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का रिवर्सल आ गया। ओके, आगे लेके चलते हैं। हमने कहा सर इस पर भी टिक लगा दो। अब सर वो जो ऊपर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी ना, उसकी लाइफ कितनी थी, 4 साल। तो मुझे बताते हो 80 को मैं 4 से अगर डिवाइड करूं 20, तो मुझे लगता है 20 का एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ है। रिवर्स करेंगे। अच्छा, तो हमने 20 का जो एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, और ये लिख दिया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। यूजुअली हम बढ़ा रहे होते हैं, इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। रीज़न बीइंग कि भाई वो तो ऑलरेडी उसकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी और फेयर वैल्यू, और सेपरेट बुक्स में वो कैरिंग अमाउंट पे चल रहा है, हमारे कंसोलिडेटेड बुक्स में उतने पे चलना चाहिए जितने मैंने पैसे दिए हैं। तो मैंने पैसे कम दिए थे तो उसका डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए था, तो इसीलिए हमने उसका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या किया, रिवर्स कर दिया। क्लियर है? और पिछले आधे साल का कहाँ गया, वो पिछले साल हो गया होगा, हम इस साल से कंसर्न है। चलें आगे चलते हैं भाई। अच्छा भाई, गुडविल वाली बात हो चुकी है। ड्यूरिंग 2025 पीएल सोल्ड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक न्यू है, हो सकता है कि पेपर में आ जाए इसलिए मैंने डाली भी है यहाँ पे। ड्यूरिंग 2025 पीएल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज टू एसएल फॉर रुपीज, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई 200 मिलियन। अच्छा, वो कह रहा है 31 दिसंबर 2025 25% of these goods remained in और none of the inventory is left at, ये 2026 है। ये 2026 है, सही है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा पहले तो बताओ, जब 2025 का मामला चला होगा, ऐसा ही है, तो 2025 के अंदर आपको याद होगा कि हमने एक बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से पहले एंट्री बनाई होगी। हमने कहा था सेलिंग प्राइस कितनी है, 200 की। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर जो प्रॉफिट चार्ज किया है वो कितना है, हाँ भाई 40, यह आ गया प्रॉफिट हमारा 40 का, ये ओवरऑल प्रॉफिट है। इसका कितना परसेंट बाकी है, कितना आ गया, 10। ये 10 का होगा हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और हमने बैलेंस शीट में एंट्री बनाई होगी ग्रुप रिजर्व डेबिट, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो उसकी इन्वेंट्री में बचा हुआ होगा उस हद तक जितना उसने माल आगे नहीं बेचा। अच्छा, यही चीज़ हम पीएनएल के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे फोकस होके बने रहना, जो मैं सिखाने लगा हूँ। पेरेंट ने सेल की होगी ना 200 की, सीओजीएस बुक की होगी 40 का, क्या आ गया होगा, प्रॉफिट आ गया किसके पीएनएल में, पेरेंट के, जिसने बेचा है। एग्रीड? अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसने जो 75% माल बेचा है, तो क्या उसने इस 200 का 75 सीओजीएस बुक किया होगा? हाँ जी, 200 का 75% कितना आता है, 150, और इसने, मैं अज्यूम कर रहा हूं, उसको बेचा है 220 में, तो प्रॉफिट कितना कमा लिया, 70 का। अच्छा, ये तो हो चुका है। अब मैं अगर, अच्छा मैं लंबी इसलिए कर रहा हूं ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। ग्रुप के हिसाब से सेल कौन सी मानी जाएगी, 220 वाली अल्टीमेट सेल्स। कॉस्ट कौन सी मानी जाएगी, अल्टीमेट। 160 को मल्टीप्लाई करो 75 से, 120, तो प्रॉफिट कितने का, ये आना चाहिए। और अगर आप इन दोनों को सम करो
तो कितना आता है 110 का, तो ये तो 10 का ओवर स्टेटमेंट, सही हो गया। तो ये हमने वैसे भी सीखा हुआ है, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करा दिया कि ये बैकएंड पे लॉजिक थी इसकी। अच्छा, फिर मैंने ये भी सिखाया था आपको, सबसे पहले आप बनाते हो अनएडजस्टेड पीएनएल, ऐसा है, और अनएडजस्टेड पीएनएल में क्या दोनों पीएनएल्स को सम कर लेते हो? अच्छा, आप मेरी बात समझनी है, आपको नहीं लगता कि आपके अनएडजस्टेड पीएनएल में ये और ये दोनों सेल्स आ गई हैं? कौन सी इररिलेवेंट है? आपस वाली। तो आपने क्या किया था, पीएनएल के पर्सपेक्टिव से सेल्स को डेबिट कर दिया 200 से। तो मैंने आपको सिखाया था ना, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, आपने सीखा होगा कि भाई आपस की सेल्स को रिवर्स कर दो, तो जो रह जाएगी वो बाहर वाली रह जाएगी, ये 220 अल्टीमेट। फिर एक चीज तुमसे पूछता हूं, ग्रुप के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी थी? तो सीओजीएस में इस 160 का 75 चार्ज होना चाहिए, वो आ रहा, ऐसा ही है, यही होना चाहिए ना। पर हुआ हुआ क्या, जरा उस पर बात करते हैं। अगर मैं लंबी करके रिवर्स करना चाहूं, सुनना, मुझे लगता है कि ये जो 200 है, एक तो उसने इसका 75 चार्ज कर लिया है, हाँ या नहीं? किसने? सब्सिडी ने। एक तो ये रिवर्स होना चाहिए, कितना आता है 200 का 75? 150। एक तो ये रिवर्स होना चाहिए, और जो हमने 160 पूरा बुक किया है, ये वाला, इसका भी सिर्फ 75 होना चाहिए, तो इसका निकालो 25%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 40 और ये 150, इन दोनों को सम करूं तो यही मेरी सीओजीएस की ओवर स्टेटमेंट है? करके देख लो, करके देखो कितना आता है, कितना? 190। तो मैंने सीओजीएस को 190 से रिवर्स कर दिया। सर ये देख लो ना, ये 120 की सीओजीएस बुक होनी चाहिए, और हुई भी कितने की है? नहीं, टोटल कितने की हुई है? तो 120 पे पहुंचने के लिए कितने से रिवर्स करूं? वो आ गया 190। क्लियर है? मतलब ये भी सोचने का तरीका मैंने उस वक्त भी सिखाया था कि मेरी सेल का उसने इररिलेवेंट पोर्शन चार्ज किया हुआ है 75%, और मैंने जो अपनी कॉस्ट चार्ज कराई जो होनी चाहिए वो भी 25% ज्यादा है, तो अपना 25% घुमाया और उसका जो 75 है वो घुमा दिया, पूरी सीओजीएस घूम गई जो इररिलेवेंट थी ग्रुप के हिसाब से। याद आ रहा है? ओके। तो फिर हमने यहां पे इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया कितने से? 10 से। और बैलेंस शीट में ये क्यूमुलेटिव दिख रहा होता है किस नाम पे? सेल को कम किया, इनकम कम हो गई 200 से, एक्सपेंस को कम किया 190 से, नेट क्या बना? 10। इनकम रिवर्स हो रही है नेट की। वेरी गुड रिजर्व। क्लियर है? आई थिंक ये कार्रवाई हुई होगी 2025 में, एग्रीड। और 2025 की एक चीज सीखो मुझसे, 2025 में सब्सिडरी की बुक्स में ये कितने पे कैरी हो रही थी इन्वेंट्री? लगाओ जरा, 200 का 25%, 50 पे कैरी हो रही है। अच्छा, हमारे हिसाब से होनी कितने पे चाहिए? 160 का 25%, 40 पे होनी चाहिए। तो हमने एडजस्टमेंट कितने की? यानी आप इस बात को मानते हैं ग्रुप के हिसाब से मैं इसको 40 पे लेके आ चुका हूं 10 को रिवर्स करके, पर जबकि अल्लाह की कसम सेपरेट बुक्स में अभी भी कितने पे? ये ग्रुप में मैंने एडजस्ट कर दिया है। यहां तक अलाइंड है? पक्का? आओ सिखाता हूं आगे की कहानी। पहले बताओ ऑनलाइन में यहां तक बच्चों समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है? ये मैंने पूरा खोल खाल के वापस तुम्हारे सामने रख दिया कि जो हमारा इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है, और एक बार फिर करके दिखा दिया। अच्छा, कहानी तो इंटरेस्टिंग यहां से शुरू होती है। हम कौन से साल में आ गए? 2026 में। पहले थोड़ा शॉर्टकट से बोलने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा तो फिर डिटेल में जाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, 2026 में जो सीओजीएस है
जो सब्सिडरी ने बुक की होगी इस माल के ऊपर, वो कितनी की होगी? यस, सेपरेट बुक्स में तो इसी भी की होगी ना। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसने इसको 110 का बेचा, तो प्रॉफिट कितना आ गया उसका? ये सब्सिडरी अपनी किताबों में कर चुकी होगी, वो लिखा हुआ है ऊपर कि उसने बेच दी है पूरी। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ग्रुप के अंदर ये इन्वेंट्री थी कितने पे? 40 पे। ग्रुप पे। सेपरेट बुक्स में कितने पे? तो उसने देखो 50 की बुक कर ली। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब ज़रा मूवमेंट समझते हैं। मुझे ये बताओ कि हमारे पास सेपरेट बुक्स के अंदर ये थी 50 के ऊपर, कंसोलिडेटेड में मैं 10 का प्रॉफिट रिवर्स कर चुका था क्योंकि मेरे हिसाब से ये महंगी थी ही नहीं, ऐसा है ना? क्योंकि मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्या किया था? हटा दिया था। ये भी अलाइंड है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, और ग्रुप के हिसाब से ये 40 पे थी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ भाई, अब अगर ये इन्वेंट्री ग्रुप से बाहर जानी चाहिए थी और COGS बुक होनी चाहिए तो कितने के हिसाब से होनी चाहिए थी? 40 के हिसाब से। उसने कितने के हिसाब से की? 50 के हिसाब से। तो आई थिंक उसने 10 से एक्सपेंस ज़्यादा बुक कर लिया है। अब क्या करूँगा? वेरी गुड। तो अब इसको गेम समझना। आपको नहीं लगता कि ग्रुप में अगर एक चीज़ 40 पे थी तो जो डी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए वो भी 40 पे होनी चाहिए, उसने कितने से कर दी? तो 10 का नेगेटिव आ गया, एक्सेसिव। मैं पता है उसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? अच्छा, इन्वेंट्री 10 से इसलिए डेबिट कर रहा हूं क्योंकि एक्सेसिव रिवर्स हो गई है। किसके हिसाब से? ग्रुप के हिसाब से। तो ये आंसर कितना आ गया? पर जब ये हरकत करूंगा तो आएगा ना, वरना तो इन्वेंट्री के अकाउंट में ग्रुप में नेगेटिव 10 बचा रह जाएगा, जबकि ग्रुप में एक 40 थी नहीं, मतलब एक चीज 50 पे थी नहीं, तो रिवर्स कैसे हो रही है 50 पे? ग्रुप में ये चीज थी कितने पे? तो रिवर्स कितने से होनी चाहिए? 40 से। ग्रुप में ये चीज थी कितने पे? 40 पे। तो रिवर्स कितनी होने से चाहिए? 40 से। रिवर्स का मतलब डी रिकॉग्नाइज 40 से। वो कितने से कर रहा है? कितने से ज्यादा? तो ये वही तो गेम है कि उसने 10 रुपये की एक्स्ट्रा COGS चार्ज कर ली और 10 रुपये इन्वेंट्री अकाउंट को नेगेटिव कर दिया ग्रुप का, जिसको मुझे अब सही करना पड़ेगा। तो मैंने इन्वेंट्री को किया डेबिट और COGS को किया क्रेडिट। और मैंने ये पूरी लॉजिक इसलिए दी क्योंकि मैं वैसे ही इन्वेंट्री डेबिट करता तो आप कहते हैं इन्वेंट्री बढ़ा क्यों रहे हैं भाई? समझ नहीं आता। पर अब बात समझ आई कि आपके पास एक चीज 40 पे थी ग्रुप के अंदर, तो रिवर्स भी कितने से होनी चाहिए? 40 से। वो कितने से कर रहा है? तो इसने इन्वेंट्री अकाउंट को नेगेटिव कर दिया 10 से, जबकि इन्वेंट्री कैन मैक्सिमम भी 0, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। और इस 10 का एक और इम्पैक्ट है, COGS साले ने ज्यादा बुक कर ली है। तो ग्रुप के हिसाब से क्या ये कोई कॉस्ट है? तो क्या चार्ज होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारा 100% प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है, तो मैं क्यों चार्ज करूं कॉस्ट? उसलिए तो रिवर्स कर रहा हूं। ये बड़ी यूनिक एडजस्टमेंट थी। पहले तो गेम समझ आई। अच्छा, बैलेंस शीट बना रहे होते ना, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं करते। वो तो अनरियलाइज वगैरह जो भी है वो सब रियलाइज हो गया ना। ये तो P&L की प्रेजेंटेशन है जाने सर। जब सब बेच दी तो फिर अनरियलाइज प्रॉफिट ही नहीं रहा, तो नो एडजस्टमेंट फॉर द ईयर नहीं होगी। नहीं, यही तो गलत है। देखो सुनो, ये पता है फॉर द ईयर एडजस्टमेंट, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे होते ना, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, तो आप कुछ भी नहीं करते। यस, एजेड होता ना, तो एजेड के अंदर तो आप बैलेंस शीट तो शुरू से बनाते हो। तो आप कहते रिपोर्टिंग डेट पे जितना है सब रियलाइज है, तो आप 1 रुपए की भी एंट्री पर आप P&L बना रहे हो, तो P&L में मुसीबत आपने पिछले साल में इसका अनरियलाइज रिवर्स किया था, अब वो रियलाइज हो गया तो उसको फिर वापस से एडजस्ट कर रहे हो। तो ये P&L की एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। यानी पता आप क्या कर क्या रहे हो? जो पिछले साल आपने प्रॉफिट को रिवर्स किया था ना, इस साल बुक कर रहे हो।
यूं समझो, नहीं आई बात समझ। पिछले साल जो आपने प्रॉफिट सज्जाद रिवर्स किया था ना, वो इस साल क्या कर रहे हो, बुक कर रहे हो, क्योंकि अब वो रियलाइज, और मैं कैसे बुक कर रहा हूँ, सीओजीएस को कम करके। पहले सीओजीएस को क्या किया था, याद करो पिछले साल, तो प्रॉफिट रिवर्स हो गया था। इस साल प्रॉफिट को बुक कर रहा हूँ क्योंकि वो रियलाइज, तो लॉजिक मैंने उस तरीके से दी है। वो कह रहा अच्छा समझ गया, चलें बेहतरीन हो गया सर, लेकिन बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 10 से बढ़ेगी नहीं, वो नेगेटिव उसको क्या कर देगी, जीरो कर देगी, ऐसा ही है ना। तो आपको बैलेंस शीट में एडिशनली कुछ करने की नीड नहीं है, सही है, कैंसिल कर देगी, बिल्कुल ऐसा है। सही हो गया मेरे बच्चों, जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आती है। तो मैं यहां पे अब जरा सीओजीएस को 10 से क्या करूं, रिवर्स कर देंगे, सही है। और हम ये कहते हैं प्रॉफिट रियलाइज, प्रॉफिट रियलाइज हो गया ना। चलें, मीन लास्ट ईयर जो अनरियलाइज था हमने रिवर्स किया और इस साल रियलाइज हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। और बैलेंस शीट होती तो वो सीधा सीधा एजेड पे आता, उस पर आपको कुछ करने की नीड नहीं थी। ओके, अच्छा भाई आगे, अब हमने कहा कि यहाँ पे आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर एसएल, ये सब्सिडी ने बेचा है, 300 मिलियन की चीज़ 375 में बेची है और 40% गुड्स अभी भी बाकी हैं। तो सर मैं पहले तो सेल्स रिवर्स कर लेते हैं, कितने से, 375 से ये, 375 से ये, और सीओजीएस को बढ़ा दें कितने से, 30 से। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है, सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करो, फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दो, सही है। अच्छा इन दोनों का नेट कितना आ रहा है, नेट रिवर्सल 345। अच्छा, और वैसे से समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो मुझे एक बात बता दो, अगर इसका भी मैं वैसे ही चार्ट बना दूँ सिर्फ समझने के लिए, तो सब्सिडरी ने सेल बुक की है कितने की, 375 की, सीओजीएस कितने का, ये 75 ये आ गया। अच्छा पेरेंट ने इसका कितना परसेंट सीओजीएस चार्ज करा दिया होगा, 375 का 60, 225 आता है, ये चार्ज करा दिया। और पेरेंट ने सेल कितने की कर लिया, हम अज्यूम कर लेते हैं 300 की, तो इसने भी कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 75 का। अब जरा इसको उस तराजू पे भी देख सकते हो लंबी करके, कि मुझे एक बात बताओ, क्या इस 375 का पूरा 60% फजूल में सीओजीएस में चार्ज हुआ है। दूसरी बार कितना आता है, 375 का 60, 225, ये आ गया। अच्छा फिर जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसका भी जो 40% है वो फजूल में चार्ज हुआ है 120। तो जरा आप इस 225 और 120 को ऐड करें, 300। और अगर हमने जो यहाँ पे एडजस्टमेंट की है वो भी कितने की आ रही है। तो आप लंबी करके करें या ऐसे करें, बात एक ही, पर आपको लॉजिक आनी चाहिए कि क्या हुआ था, क्या आ रहा है, चल क्या आ रहा है, सही है। चलें, ये भी हो गया। और सर यहाँ पे लिख देते हैं ये सब्सिडी टू पेरेंट है। हाँ भाई, इसके बाद जानी, ऑन जनवरी 1, 2026 एसएल सोल्ड अ मशीन, यानी सब्सिडी ने बेची है, 240 मिलियन की फेयर वैल्यू है, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 180। अच्छा मुझे बताओ 240 और 180 का फर्क कितना है। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे अदर इनकम में से 60 को रिवर्स कर देना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ पीपी। अच्छा फिर क्योंकि पीएनएल है ना, तो इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन भी तो बुक हुआ होगा, एक्सेस, तो वो आप मुझे बताते हैं कि एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है वो इस 60 का डिवाइडेड बाय कितने लाइफ है इसकी, 3 साल, और पूरे साल का ही है, तो ये 20।
तो सर ये एडमिन में बुक हुआ होगा ना, तो इस 20 को क्या करेंगे, पीपी के डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन। अच्छा अब ये देखो कि आपकी इनकम 60 से रिवर्स हुई और एक्सपेंस 20 से रिवर्स हुआ, नेट कितने से रिवर्स हुआ, 40। और यस 60 से इनकम और बेटा ये एक्सपेंस, इनकम को रिवर्स करोगे तो लॉस बुक हो रहा है और एक्सपेंस को रिवर्स करोगे तो इनकम बुक हो रही है, तो नेट कितना बुक हो रहा है, 40। ओके आगे आ जाओ भाई। अब ज़रा एसएल ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 80 मिलियन का, इसका क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर किया एसएल ने, ये आपने आज सीखा, पेरेंट की इनकम रिवर्स कर देंगे कितने से, 45%। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, हाँ जी मेरे बच्चों जल्दी। रहीम कह रहे हैं भाईजान आप सब ट्रैप में आ गए, ये फाइनल डिविडेंड है, ये अगले साल जाएगा। फाइनल डिविडेंड 26 का तो 27 में देंगे ना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नहीं आई बात समझ, ये ट्रैप एक, देखो डिविडेंड तो पेमेंट पे नहीं डिक्लेरेशन पे ही होता है ना, पर फाइनल डिविडेंड तो डिक्लेयर ही कब होता है, अगले साल की एजीएम में। तो भाईजान ये ज़रा पेपर में ना, यस तो ध्यान से, सही है ना, फाइनल डिविडेंड है। एक तो ऐसा सवाल उसमें भी ट्रैप्स हैं। अच्छा तो भाईजान थोड़ा समझ आया, तब आप कहते हो ना कि ऐसा सवाल बना दो जिसमें तकरीबन सारे गेम हो, है ना, तो ज़रा ख्याल रखना है जानी। ओके चलें भाई इसको इग्नोर कर देंगे, अल्लाह का शुक्र है। चलें भाई गिनती की 3 एडजस्टमेंट रह गई हैं, इसमें से ये भी हो चुकी है, टिक लगा लें ताकि सुकून आ जाए दिमाग में। अच्छा अब 1 मार्च के ऊपर पीएल ने 30% इंटरेस्ट एक्वायर किया है अल्फा लिमिटेड का फॉर रुपीस 480 मिलियन, तो ये आ गई हमारी कंसिडरेशन 480 मिलियन की, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया सर, ये बन चुकी है एसोसिएट, यही है भाई। On that date, the fair value of AL's identifiable net assets was, ये fair value है 1800. The only difference between the carrying amount and fair value was rupees 70 million relating to plant, जिसकी remaining life थी 10 साल। तो ये 70 मिलियन की एडजस्टमेंट 1800 में ऑलरेडी शामिल है या नहीं, ये 1800 में 70 ऑलरेडी है, यस वो फेयर वैल्यू दी हुई है, और वो कह रहा है कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में फर्क सिर्फ इसका था 70 का ऑलरेडी, नहीं उसने सिर्फ बताया है, उसने बोला कि भाई देखो कैरिंग अमाउंट जो भी थी ना उसमें 70 ऐड करके तो मैं ये 1800 बता रहा हूँ। क्या इंक्लूडेड है, पीपी की नेट इनकम ने बुक करने की वजह से पीएल की प्रेजेंटेशन है ना सिर्फ, यस पीएल में प्रेजेंटेशन है, वरना नेट तो कितना था उसका पीपी का 40, सही है भाई। अच्छा भाई तो आई थिंक अब मुझे बताओ, आप जब इक्विटी अकाउंटिंग करते हो तो डे 1 पे अपना शेयर चेक करते हो, तो आप ज़रा मुझे एक बात बताते हैं कि आपके पास इस 1800 का अगर मैं शेयर लूँ 30% कितना आता है, 540, ये आ गया 540 शेयर ऑफ नेट एसेट्स। सर ये तो बार्गेन परचेज गेन आ गया, नहीं बार्गेन परचेज गेन आ गया, ये तो 60 का बार्गेन परचेज गेन, आई थिंक ये रिकॉर्ड हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट में एडिशनली, क्योंकि आपने खरीदी चीज़ सस्ती और मिली महंगी। तो आप जब इक्विटी अकाउंटिंग करोगे तो इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब ही ये था कि आपकी इक्विटी का आपका हिस्सा आपके पास रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जीआर में बैलेंस शीट में इंक्लूड होगा, और यहाँ पे
और बैलेंस शीट में भी जाएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं, 480 प्लस 60 जाएगा, क्योंकि 480 तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितना ज़्यादा आ रहा है, 60, तो वो इन्वेस्टमेंट डेबिट करके बार्गेन परचेज गेन क्रेडिट होगा बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे एंट्री ये बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट क्रेडिट। क्लियर हो गया? डन है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ आ रही है? ये आ जाएगा बार्गेन परचेज गेन। चलो, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में ये भी डालना है, याद रखना आपने अभी। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि ये तो सेपरेट पीएनएल है ना, यहां पे ऐड कर दो शेयर ऑफ प्रॉफिट, और सर यहां पे हम लिख देते हैं, हम N1 पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। अदर इनकम नहीं नहीं नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो भाई मतलब पूरा पूरा एसोसिएट से आता है। अगर कंसोलिडेशन वाला बार्गेन परचेज गेन हो तो अदर इनकम में जाता। सही है? अच्छा, अब मुझे बताओ, इसके आगे ये हो गया, एएल ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया कितने का? सही है भाई। अच्छा, मुझे बात बताओ कि एएल ने 240 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, इसका मेरा कितना है? बट कितने महीनों के लिए? पहली मार्च को किया ना, 10 महीने। कितना आता है? 200 कह रहे हैं बच्चे, नहीं 10 महीने का शायद 200 कह रहे हैं, और फिर उसका 30% कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। सही है? ये आ गया मेरे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर आप ऐड कर दें बार्गेन परचेज गेन। सही है? अच्छा, फिर देखो, क्या एसोसिएट ने कोई इन्वेंट्री बेची है? AL sold goods costing rupees 100 million to PL for rupees 40 पर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये 40 मिलियन का मेरा प्रॉफिट है, सही है, इसका वो कह रहा है हाफ उसकी किताबों में बाकी है, तो 20 हो गया। देखो प्रॉफिट था ना 40 का, हाफ ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा अनरियलाइज। मुझे इसका मसला भी नहीं, इसका भी। ये प्रॉफिट किसने कमाया है? एसोसिएट ने। एसोसिएट ने, तो एसोसिएट के इस वाले प्रॉफिट में 60 में इसका शेयर शामिल होगा ना, तो यहां से 6 क्या करूंगा? है ना गेम? अच्छा, कितना आ गया? अच्छा, ये भी अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी एसोसिएट की, प्लांट की, याद है? हाँ, उसके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी का होल्डिंग परसेंटेज, कि अगर वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक कर लेता तो उसके पीएनएल में जाता, तो मेरे पास भी उसका हिस्सा आता। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी ना एसोसिएट की, ये थी 70 मिलियन की, और इसकी लाइफ कितनी थी? 10 साल। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उसके पीएनएल में बुक हो जाता, यानी 70 डिवाइडेड बाय 10 7, तो ये पूरा मेरे पास नहीं आता, इसका भी 30% आता, 2.1। हाँ सॉरी, 10 महीनों का, तो 2.1 को हटा के हम 10/12 कर लेते हैं, 1.75। अब कसम से कुछ भी नहीं है, अब पक्का है 112.25। हम यहाँ आते हैं जानी, और हम कहते हैं कि भाई ये आ गया 112.25, तो हमने वो किया ना। हम कह रहे हैं कि अगर वो कर लेता तो इंसान का बच्चा बन के यही होता सब कुछ, उसने किया ही बेटा, हमने किया ना, उसने नहीं किया हो तो हमने किया है ना। उसकी बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट पे चल रहा है, हमने उसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करके बुक कर लिया। अच्छा भाई, हो गए सारी एडजस्टमेंट्स? हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर दिया ना, अलग से है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट का तो लाइन आइटम ही अलग है ना।
अच्छा भाई जल्दी से बताते हो, एडजस्टेड के अंदर सेल्स कितने की आ रही है? 7,300 में से अगर आप निकाल दें 375, 6925। अच्छा 64650 में से 10 माइनस करो, 375 माइनस करो, 30 ऐड करो, कितना आता है? 42। अच्छा ये 4295 सारी की सारी आपस की चीज़ें हटा के यहाँ GB 2630। अच्छा ये बात बता दूं कि इसके अंदर इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट एक ये है और दूसरी ये है, बस बाकी प्रेजेंटेशन है। सही हो गया? अच्छा भाई 220 में से 60 माइनस करो, डिविडेंड को तो इग्नोर किया ना क्योंकि वो तो इसमें बुक ही नहीं हुआ हुआ। डन हो गया? चलें ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन तो आई थिंक सीधा सीधा यहाँ पे थोड़ी सी गेम है। 5 यही है जानी, ये 170 ही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 112 पॉइंट, और फिर आपके पास रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? ये सारे करो नेट, $2630 प्लस 160 माइनस 490 माइनस 595 माइनस 170 और प्लस 112.25। 1647.25 और फिर सिंपली इसमें से क्या माइनस करते हैं? कितना आ रहा है? ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर बंटवारे के लिए आपको पता है ना इसके अंदर 3 कंपनीज का प्रॉफिट है, पेरेंट, सब्सिडरी, फड्डा किस पे है? एनसीआई नहीं, एनसीआई कंपनी नहीं होती, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट। सही है? फड्डा किसके प्रॉफिट पे? सब्सिडरी के, क्योंकि सब्सिडरी के ही प्रॉफिट के 2 हकदार हैं। यस, तो सब्सिडरी का आप अगर सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट अगर जाके देखें तो सर वो दिया हुआ है 330। यही है? चलें हम आ गए यहाँ पे 330। इस पे बंटवारा करूँ या इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं? अच्छा एक एक करके देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड्स बेचे थे, उस पर 30 का प्रॉफिट उसने अब तक नहीं कमाया, तो हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन माइनस कर दिया। और वो जो 10 वाली एडजस्टमेंट थी ना, वो पेरेंट की बुक्स की नहीं थी, वो सब्सिडरी की नहीं थी, पेरेंट की थी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे नहीं आएगा वो। अच्छा इसके बाद आपके पास पीपी का डिस्पोजल था, $40 क्यों किया? क्योंकि नेट तो 40 ही बचा हुआ था ना, अनरियलाइज तो 40 ही था ना, 60 और 20 का डेप्रिसिएशन, तो नेट तो 40 ही हटाऊंगा। अच्छा भाई इसके अलावा कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट आएगी? नहीं, हमने रिवर्स किया है ना। नहीं ऑलरेडी नहीं होगी ना। देखो सब्सिडरी ने एक्सपेंस बुक किया था, हमने उस एक्सपेंस को रिवर्स किया है सब्सिडरी की बुक्स में। अब बताओ आएगी नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि देखो उसने एक्सपेंस बुक किया था, हमने उसको क्या किया है, तो जो सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट उठाया तुमने उसके अंदर से वो माइनस हुआ हुआ है, जबकि उसका इम्पैक्ट होना तो मैं इसको ऐड करूंगा ना, इसलिए ऐड करेंगे ना ताकि इम्पैक्ट 0 हो जाए। क्योंकि देखो आप ग्रुप के अंदर उसका इम्पैक्ट 0 है, तो सेपरेट बुक्स में भी उसका इम्पैक्ट 0 लिखा के बांटोगे ना पैसे, वरना तो लाइक टू लाइक ही नहीं होगा। क्या ख्याल है?
तो आप मुझे बताएं यहाँ पे हमारे पास कंटिंजेंट ऐड कर दूँ? देखो ना, सब्सिट्यूटरीनेस का एक्सपेंस बुक किया हुआ था ना, आपने कहा था हमारी नज़र में एक्सपेंस, तो आपने ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ से वहाँ जाते हुए तो ज़ीरो है, तो बांटते वक्त भी ज़ीरो करो ना, वरना बिला वजह एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जबकि ग्रुप में एक्सपेंस है ही नहीं। डन हो गया? चलें, हो गया सर, शुक्रिया सर, रिवाइज करा दिया, वरना तो भूल गए थे। चलो भाई, ये अच्छी चीज़ है, आपकी मोटिवेशन वाली बात है। इधर अच्छा भाई, अब आ जाओ, और क्या बचा है? डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये लेंगे? ये वाली, ये वाली इसको ऐड करेंगे, कम किया हुआ है मैंने यहाँ पे, याद करो वह पागल, ऊपर हमने देखा था ना कि कैरिंग अमाउंट उसकी ज़्यादा थी और फेयर वैल्यू, तो वो सेपरेट बुक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चल रही है, हमने उसको रिवर्स किया था, तो ग्रुप में जाते जाते इसका इम्पैक्ट ज़ीरो हो चुका है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो करो, क्योंकि सेपरेट बुक्स में इसका डेप्रिसिएशन बुक हुआ हुआ है, ग्रुप के हिसाब से इस 20 पे होना, तो ये तो किया मैंने भी। पक्का क्लियर है? देख लो भाई, हाँ ऐड करेंगे ना बेटा, एक चीज़ डेप्रिसिएशन के तौर पे बुक हुई हुई है, उसको ख़त्म करना, तो क्या करूँगा यार? ऊपर देख लो ना भाई, मैंने इस एक्सपेंस को बढ़ाया था, कम किया था, तो कम किया था मतलब रिवर्स कर रहा हूँ, तो फाइनल जगह पे जाते जाते ये चीज़ ज़ीरो हो चुकी है, तो जिस प्रॉफिट से बंटवारा कर रहे हो वहाँ भी इसको क्या करो, ज़ीरो करो, तो एक चीज़ माइनस हुई हुई है, तो उसको ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, अब अल्लाह की कसम आई थिंक कुछ भी नहीं बचा, चेक कर लो, कुछ भी नहीं बचा ना? कितना आ गया? 285 का 45%, 45% तो हम थे, 55% जानी NCI है, यहाँ पे परसेंटेजेस का भी तो गेम रखा हुआ है ना हमने। कितना हार है? 156.75 हमने यहाँ पे रखा, NCI 156.75 और आ गया यहाँ पे पेरेंट का बैलेंसिंग फिगर 128 पॉइंट। हाँ भाई, सही था सवाल, रिवाइज हो गया, PNL रिवाइज हो गया पूरा, इसमें तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर मैंने वो अनयूजुअल कॉन्सेप्ट भी डाल दिए जो यूजुअल से हटके हैं, यानी रिवर्सल वाली चीज़ है। हाँ, ये देख के जाना है, और शायद हो सकता है वो ऐसी एडजस्टमेंट्स पूछ ले, तो ख्याल रखना थोड़ा सा। सही हो गया? सारी हो गई, सही हो गया भाई। तो मिलते हैं जी अगली क्लास में ऑडिट में, तो आप प्रैक्टिस करें। अच्छा मुझे बता दो, क्या कंसोल की और प्रैक्टिस करनी है या आगे डेफिट एक्स पे चलें? एक बैलेंस शीट का करा दें, चलो एक बैलेंस शीट का बना के भेज दूंगा मैं। कॉन्फिडेंस लो हो गया आई थिंक, एक तो रिवाइज हो गया। हाँ देखो, कॉन्फिडेंस तो लो तो वैसे ही होना था, बट एक चीज़, हाँ पर एक चीज़ समझ आ गई ना, क्योंकि हैंडल कैसे करना है ज़रा विजिलेंस के साथ, कि साल का ख्याल रखना है, अमाउंट्स का ख्याल रखना है, फाइनल डिविडेंड, तो ये वो चीज़ें जो मैंने वापस आपसे करवाई गलत, ताकि आप थोड़ा सा अवेयर रहें कि पेपर में ये हरकत नहीं करनी है। हाँ, तो अब यहाँ पे आपने वो जलील हो गए तो वहाँ पे नहीं हो गए इंशाल्लाह। चलें, ओके, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़। पेरेंट का शेयर कैसे निकाला है बताओ भाई, पेरेंट का शेयर कैसे निकाला है? ऊपर बैलेंसिंग फिगर, यानी जब NCI का इतना निकाल ले तो बाकी सारा पैसा किसका है? पेरेंट का है। सर प्रीवियस कंसोलिडेटेड अर्निंग का सोल्यूशन भी शेयर करते हैं, मैं कर देता हूँ शबनम, बिल्कुल कर देता हूँ। तुम लोगों ने दूसरा साल कर लिया उस सवाल का, सेकेंड ईयर, उसमें भी ये एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री वाली। हाँ
तो उसका इम्पैक्ट आपने यही करना होगा जो इसमें था। यस, इसमें से